हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 28 नवंबर 2020 का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। 27 नवंबर के तीनों शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन पिछली वीडियोस में करा दिया है और 28 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर सॉल्यूशन करा दिया है। आप उनको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी करा रही है और एसएससी एग्जाम में हमेशा 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही पूछता है। इसलिए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के साथ एसएससी के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल के एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के भी आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अच्छे से सॉल्व करके जाना है। आपकी सुविधा के लिए हम आपको इस चैनल पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2017 और 2020 के सारे पेपर्स साथ और एमटीएस के भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। और इन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केलिया। ऑप्शन नंबर थर्ड केलिया, क्योंकि खारी मिट्टी को लवणीय मिट्टी भी बोलते हैं या क्षारीय मिट्टी बोलते हैं या ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी या खारी मिट्टी के विभिन्न नाम जो स्थानीय नाम है वो है रेहे, कल्लर और चौपन, राकर, थोर, कार आदि हैं। ये मिट्टी शुष्क जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। रेगिस्तानी मिट्टी के क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उचित जल निकासी की कमी के साथ ये मिट्टी विकसित हुई है। अतः खारी मिट्टी का अन्य नाम रे, कलर और राकर है, जबकि केलिया नहीं है। खारी मिट्टी को ही क्षारीय मिट्टी भी बोलते हैं, लवणीय मिट्टी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईंट की राष्ट्रीय उद्यान जिसे नतांगी की राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड से। इतिनकी राष्ट्रीय उद्यान एक खूबसूरत जगह है जो नागालैंड राज्य के परेन जिले में स्थित है। इतिनकी राष्ट्रीय उद्यान को नटंगी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नाम नटंगी की जेलियनग्रोंग जनजाति के जेमे बोली से लिया गया है। इसे 1993 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है, नेशनल पार्क के रूप में 1993 में। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश की सीमा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बकाया कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15%। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इसे 1946 में पास कर दिया गया और 15 मार्च 1948 से इसे प्रभावी बनाया गया। अतः यह लागू कब हुआ? 15 मार्च 1948। अधिनियम में उन सभी रोजगारों की सूची शामिल है जिनके लिए उपयुक्त प्रशासनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया है। क्वेश्चन नंबर 5, केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड चिंगम। मलयालम सौर कैलेंडर के अनुसार ओणम का त्योहार चिंगम महीने में मनाया जाता है। चिंगम को मलयालम लोग साल का पहला महीना मानते हैं। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखें तो चिंगम महीना अगस्त या सितंबर का होता है। ओणम के हर दिन का एक खास महत्व है। इस त्योहार में लोग अपने घरों को 10 दिनों तक फूलों से सजा कर रखते हैं और विधि विधान से विष्णु जी और महाबली की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों की जल समाधि का एक अनुष्ठान है निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गणेश। हर साल गणेश चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव की शुरुआत होती है और 10 दिवसीय उत्सव के बाद 11वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर के मुगल सेना और हेमू की सेना के बीच हुई थी। यह अकबर के सेनापति खान जमान प्रथम और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने लड़ाई में भाग नहीं लिया और युद्ध से 5 कोस दूर तैनात थे। पानीपत की लड़ाई के बाद अकबर ने आगरा और दिल्ली को अधिक प्रतिरोध के बिना ले लिया। अतः पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में अकबर के शासन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, गोपीनाथ बोरदोलोई जो संविधान सभा के हिस्सा थे किस राज्य के थे? तो ये असम राज्य के थे। ऑप्शन नंबर 3 असम राइट आंसर हो जाएगा। गोपीनाथ बोरदोलोई एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा जाता है। देश की स्वतंत्रता के बाद
उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर कार्य किया। उनके प्रयत्नों के कारण ही असम चीन और पूर्वी पाकिस्तान से बच के भारत का हिस्सा बन पाया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा भी दिया था। जापान की सहायता से बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज को गठित किया। मुक्त भारत या आज़ाद हिंद की तत्कालिक सरकार को सरकार निर्वासन के रूप में स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना के लिए एक प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। अतः सुभाष चंद्र बोस ने 2 नारे दिए थे, एक तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दूसरा जय हिंद का नारा। क्वेश्चन नंबर 10, 11 मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया था। इस मौलिक कर्तव्य में यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता या अभिभावक के रूप में यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पटकाई बम पहाड़ियों निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिमालय श्रृंखला का। पटकाई सीमा में 3 पहाड़ियाँ पटकाई बम, गारो खासी जयंतिया और लखाई पहाड़ियाँ हैं। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। पटकाई पहाड़ियाँ बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है। पटकाई श्रृंखला नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, पाल घाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मृदंगम। क्वेश्चन नंबर 13, 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद लोदी। बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में घाघरा की लड़ाई हुई थी 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। लोदी को भारत के राजपूत राजाओं का समर्थन प्राप्त था। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था। तो जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम फर्मों को अपने समायोजित सकल राजस्व के लगभग 1.6 लाख करोड़ की बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है जो उन पर 2031 तक सरकार का बकाया है। 2021 तक दूरसंचार कंपनियों को कितने प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10% भुगतान करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भानु ऐत्रेय भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी थी। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भानु ऐत्रेय को साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। इस फिल्म को ब्रिटिश निर्देशक रिचर्ड ऑटनबोरो ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ऑप्शन नंबर 1, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 352। भारत के राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न कारणों से की जा सकती है, एक तो युद्ध, एक बाहरी आक्रमण, एक सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 17, छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो इस प्रतियोगिता का नाम है चुनौती। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1665। पुरंदर की संधि जून 1965 में की गई थी। इस संधि से शिवाजी को
23 किले मुगलों के हवाले करने पड़े। 1666 ईस्वी में जयसिंह के आश्वासन देने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा आए, परंतु उचित सम्मान न मिलने पर उठकर चले दिए। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन आगरा में रखा। शिवाजी ने औरंगजेब से समझौता कर लिया एवं अपने पुत्र संभाजी को मुगल युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः मुगलों पर युद्ध शुरू किया और पुरंदर की संधि द्वारा खोए अनेक किलों को फिर से जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 19, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगलेशा ने। चालुक्य साम्राज्य की राजधानी बादामी में गुफा मंदिर, जिन्हें प्रारंभिक चालुक्य भी कहा जाता है, 6वीं शताब्दी के अंत के हैं और उनके निर्माण के क्रम में क्रमांकित 1 से 4 हैं। केवल गुफा 3 जो विष्णु को समर्पित एक मंदिर है की सटीक तारीख है। यहाँ खोदे गए एक शिलालेख के अनुसार यहाँ चालुक्य साम्राज्य की राजधानी बादामी में गुफा मंदिर, जिन्हें प्रारंभिक चालुक्य भी कहा जाता है, 6वीं शताब्दी के अंत के हैं और उनके निर्माण के क्रम में क्रमांकित 1 से 4 हैं। केवल गुफा 3 जो विष्णु को समर्पित एक मंदिर है की सटीक तारीख है। यहाँ खोदे गए एक शिलालेख के अनुसार मंगलेश ने शक 500 में अभ्यारण्य को समर्पित किया था। पुरानी कन्नड़ भाषा में लिखे गए शिलालेख के अनुसार ये चट्टानी गुफा मंदिर 6वीं शताब्दी के बताए गए हैं। परिणाम स्वरूप यह गुफा भारत का सबसे प्राचीनतम हिंदू गुफा मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक डिजिटल नेशन के सहलेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन चंद्रशेखर। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर और उनके सहलेखक रूप पुरुषोत्तमन ने डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम पुस्तक लिखी। एन चंद्रशेखर का पूरा नाम नटराजन चंद्रशेखर है, जो टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष यूनाइटेड नेशन के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2018। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के एक भाग के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष, जिसका शासनकाल 814 से 878 तक था, वह सबसे महान राष्ट्रकूट शासकों में से एक थे और गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने मान्यखेत में एक नई राजधानी स्थापित की। उन्होंने युद्ध पर साहित्य और धर्म को प्राथमिकता दी। कन्नड़ में कविराज मार्ग और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्न मालिका उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं। अमोघ वर्ष ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का संरक्षण किया। एक जैन साधु जिनसेना ने उन्हें जैन धर्म में परिवर्तित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समसूत्रण माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 51। बाकी 48, 49, 50 अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है और 48 में क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है और आर्टिकल 51 वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आकाश की स्थितियों के कारण होने वाली तापमान भिन्नता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एथ्रियोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 26, बरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में बरिंद का मैदान भूर्ण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी के किनारे भंगर क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, जो बाढ़ के मैदानों की तुलना में थोड़ा अधिक है। यह क्षेत्र कैल्शियमी संघनन में समृद्ध है, जिसे कंकर के नाम से जाना जाता है। भांगर क्षेत्र पशु जीवाश्मों से समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27, विनिर्माण उद्यम तथा उद्यम प्रदान करने वाली सेवाएं जिनका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण पर 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं है के रूप में वर्गीकृत होगी। ऑप्शन नंबर 3, मध्यम उद्यम में वर्गीकृत होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी सूक्ष्म उद्योग, मध्यम लघु के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो देख लेते हैं। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में जो सूक्ष्म उद्योग है उनके लिए निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर
5 करोड़ से कम होना चाहिए, वो सारे उद्योग सूक्ष्म उद्योग में आएंगे। और जिन उद्योगों का निवेश 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है वो लघु उद्योग में आएंगे। और जिनका निवेश 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है वो मध्यम उद्योग में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है? तो इसका मापन है सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था 1992। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक के लिए थी और इसके अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव और उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। तो उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव, उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। योजना का आकार था वो कितना था? 4,30,000 करोड़ और जो विकास लक्ष्य था वो 5.6% था, जबकि वास्तविक 6.78% था। अन्य जानकारी इससे इसका जो उद्देश्य था 8वीं योजना का वो था मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 30, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय शेयर बाजार के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विक्रम लिम्बे। क्वेश्चन नंबर 31, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था 1969 से 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य को अपनाया। यह स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर केंद्रित गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 32, किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब व ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवोगाद्रो का नियम में यह कहा गया है। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। माना ए और बी दो गैसें हैं, समान ताप और दाब पर इनका समान आयतन V है, तो इन दोनों गैसों के अणुओं की संख्या भी समान N होगी। अवोगाद्रो संख्या किसी गैस के 1 मोल ग्राम में अणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे N से प्रदर्शित करते हैं। 1 मोल कार्बन 12 में उपस्थित परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। इस संख्या को ही अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ओट्टन थुल्लल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। ओट्टू थुल्लल केवल केरल में किया जाने वाला एक कला रूप है। ओट्टू थुल्लल का अर्थ गरीब आदमी की कथकली है। समाज की प्रचलित सामाजिक राजनीतिक संरचना और पूर्वग्रहों के खिलाफ विरोध करने के लिए कुंचन नाबियार ने इसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था। अब यह केरल के मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाली एक प्रसिद्ध लोक कला है। केरल के कुछ अन्य नृत्य इस प्रकार हैं। एक है थेयम थिरुवथिराकल्ली, एक है चकियार कुथू, एक है कोडियाट्टम, एक है कथकली जिसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, और एक है मोहिनी अट्टम, वो भी शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 34, कैंडिडा नामक फफूंद निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थ्रंस। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुजुला कड़फिसिस। कुषाण वंश की स्थापना कुजुला कड़फिसिस ने की थी। पहले कुषाण वंश की स्थापना कड़फिसिस ने की थी। विम कड़फिसिस ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। दूसरे कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क ने की थी। उनकी राजधानियां पेशावर और मथुरा थी। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। उन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सत्यार्थ नायक। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक सत्यार्थ नायक हैं। इस पुस्तक को श्रीदेवी की 56वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया जाएगा। इस पुस्तक में श्रीदेवी के जीवन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सतवाहन वंश से।
लगभग आधी शताब्दी की उठापटक तथा सख्त शासकों के हाथों मानमर्दन के बाद गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के नेतृत्व में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर लिया। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। इन्होंने ईश्वर की घोर तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त हुए और वरदिया कहलाए और लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया अपितु एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लक्षद्वीप। बिल का शीर्षक था संविधान विधेयक 1962। यह 14वां संविधान संशोधन था। इसका प्रकाशन 30 अगस्त 1962 को हुआ था और यह बिल लाल बहादुर शास्त्री जी ने पेश किया था। इसका जो बिल का मेन सारांश था वो यह था कि पांडुचेरी को भारत के 9वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। साथ ही संसद को हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार दिया। इसमें लक्षद्वीप का कहीं भी नाम नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 39, बैंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड तंतु वाद्य यंत्र प्रकार का वाद्य यंत्र है बैंजो। एक तंतु युक्त वाद्य यंत्र एक संगीत वाद्य यंत्र है जो तारों में कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है। तंतु युक्त परिवार में सबसे आम तंतु युक्त वाद्य यंत्र गिटार, इलेक्ट्रिक बांस, वायलिन, वायोल, सेलो, डबल बांस, बैंजो, मैडोलिन, गिटार और वीणा है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक J.K. रोलिंग है। उन्होंने अपना पहला उपन्यास वर्ष 1997 में जारी किया। हैरी पॉटर कल्पना, जादू और रोमांच पर आधारित 8 उपन्यासों की एक श्रृंखला है। कंठक्षेण जिसे टिनिटस नामक स्वास्थ्य समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कान से संबंधित है। टिनिटस अथवा कंठक्षेण का मतलब होता है कान में सीटी बजना। यह एक कान में या दोनों कानों में हो सकता है। कान में विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनना टिनिटस के लक्षण है। कान में सुनाई देने वाली ध्वनि आंतरिक है, बाहरी नहीं है। यह ध्वनि एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा कप प्रदान किया गया था। इसके अन्य पॉइंट ये हैं, उबेर कप महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है और थॉमस कप को विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। उबेर कप तो महिलाओं के लिए और थॉमस कप पुरुषों के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, 2020 में महिलाओं का यूएस ओपन जीतने वाली नाओमी ओसाका किस देश की निवासी है? तो नाओमी ओसाका जापान देश की निवासी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जापान। क्वेश्चन नंबर 44, भारत ने 1952 में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेलसिंकी। और किसने प्राप्त किया था? केडी जाधव ने। केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। उन्होंने रेसलिंग में 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक पदक 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीता गया एक स्वर्ण पदक था। तो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता केडी जाधव थे और संयुक्त रूप में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हिमालय श्रृंखला। हिमालय जिसका शाब्दिक अर्थ है बर्फ का घर, दुनिया में वलित पर्वतों की सबसे नई और सबसे ऊंची श्रृंखला है। भारत में यह पूर्व में म्यांमार की सीमाओं से लेकर लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, जहां सिंधु इसे हिंदुकुश और काराकोरम पर्वतमाला से विभाजित करती है, तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 71। अब अनुच्छेद 71 क्या है वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाली सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही के लिए
भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितने प्रतिशत तक घट गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 23.9%। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 213। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को राज्यपाल द्वारा वापस लिया जा सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो राज्यपाल अध्यादेश को प्रख्यापित स्थापित कर सकता है। इन अध्यादेशों को राज्य सरकार द्वारा इसके पुनः समन्वित होने से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों का राज्य विधानमंडल अधिनियम के समान प्रभाव और बल होता है। क्वेश्चन नंबर 49, यमुना और सतलुज के बीच किस नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 50, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वह एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक हैं। वह 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह 1994 में इस्तांबुल में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। अब रीजनिंग वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 6, 62, 214, 510, 998 के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 1726। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें 6 कैसे आ रहा है? 2 की क्यूब माइनस 2 करेंगे तो 2 की क्यूब बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6। इस प्रकार 6 आ जाएगा। तो 2 सम संख्याओं का क्यूब होकर उसमें माइनस 2 हो रहा है। दूसरी संख्या 62 कैसे आ रही है? 2 पहले 2 का क्यूब हुआ था, इसमें दूसरे नंबर पर 4 का क्यूब माइनस 2 बराबर 64 माइनस 2 बराबर 62। थर्ड संख्या के लिए 6 का क्यूब माइनस 2 बराबर 216 माइनस 2 बराबर 214। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 माइनस 2 बराबर 510। ऐसी 998 कैसे आ रहा है? 10 का क्यूब माइनस 2 बराबर 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 2 बराबर 998। अब जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो 10 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 12 आती है। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 माइनस 2 इक्वल टू 1726। राइट आंसर हो जाएगा 1726। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एल वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। इसमें हम देखेंगे कि पहले और दूसरे पासे में जो एल के साथ दिख रहे हैं तो वो तो अपोजिट हो ही नहीं सकते। तो कौन कौन से दिख रहा है? एफ दिख रहा है, डी दिख रहा है और एच दिख रहा है। तो ये 3 नहीं हो सकते। बचे कौन से? बी बचा और जे बचा। अब बी और जे में जो थर्ड और फोर्थ को हम देखेंगे, इसमें एच और डी दिया है और सेकंड पासे में भी एच और डी दिया है। तो एक साइड को एच और डी के एल है और फोर्थ में एच और डी के साइड में बी है। तो एल के अपोजिट कौन से हो जाएगा? बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी। क्वेश्चन नंबर 30, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का आकृति ए से है। अब इसमें जो आकृति ए और बी में संबंध है वो ये है कि ये ए वाला जो 90 डिग्री दाईं तरफ रोटेट हो गया है और जो इनके एरो के निशान है ये आपस में इंटरचेंज होके डार्क हो गया है। तो जो थर्ड है उसका 90 डिग्री घुमा के और जो डार्क करके और जो इनके एरो के निशान वो आपस में चेंज करने पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत आकृति ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगी क्योंकि जो ये हमको जो ये चंद्रमा जैसा आकार दिया हुआ है, जो ये पतले साइड है, इस साइड को यहाँ पे कोई भी ये डंडा है, ये इस साइड को नहीं है, नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पतले साइड को ये डंडा दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, उससे जो नेक्स्ट आकृति आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का आकृति ए से है। तो आकृति ए और बी में देखते हैं तो हमको 90 डिग्री जो वेल का निशान है वो दाईं तरफ घूम गया है और जो ऊपर को जो हमारे राउंड शेप में निशान है वो भी लंबवत हो गया है, वो भी 90 डिग्री घूम गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो सी का 90 डिग्री घुमाने पर जो आकृति बनेगी वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो जो ये आकृति है ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें ये आकृति हमको यहाँ पे ये नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित 4 शब्दों में से तीनों में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में केरोसिन, डीजल और गैसोलीन ये तीनों जीवाश्म ईंधन के प्रकार हैं, जबकि जैव ईंधन एक खुद ही समूह के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैव ईंधन। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो 7, 42, 299 जो संबंध है वो संबंध 3, 22 और 159 में नजर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, एक कागज को निम्न अंकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा? तो इस जो दिखाई देगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसको हम घर पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि माइनस और भाग को आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा, जिससे इसकी वैल्यू 67 आ जाएगी। कैसे वो थोड़ा देख लेते हैं। जब हम माइनस और भाग को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो समीकरण बनेगा 18 भागी 2 × 7 - 6 + 10। पहले हम बोर्डमास के नियम से डिवाइड करेंगे, तो 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा, × 7 - 6 + 10। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63 - 6 + 10 तो इक्वल टू आ जाएगा 67 के बराबर, जो कि राइट हैंड साइड का इक्वल है। नंबर 12, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो भिन्न आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये इस पैटर्न को पूरा करेगी, आप रख के देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 13 का जो संबंध 78 से है वही संबंध 21 का 182 से होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 182। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसका जो सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर हो जाएगा। कैसे वो थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो हम यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा चित्र बनेगा वो एन से स्टार्ट होगा और इसमें बाएं का दाएं दिखता है, दाएं का बाएं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं दिखता है। तो एन से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल आउट हो गए। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में देख रहे हैं, एन एकदम सही है, दाएं का बायां दिख रहा है, डब्ल्यू सही है, ओ सही है, ओ के बाद टी आ रहा है, जबकि यहाँ पे डब्ल्यू के बाद ही टी आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़कर बनाए गए बॉक्स के समान नहीं है। तो इसको जब हम मोड़ के बनाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में जो बॉक्स बन रहे हैं उस जैसे बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 3 जैसा नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो जो ये आकृति दी है ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें जो आकृति है वो हमको यहाँ पे ये वाली मिडिल में दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसको पैटर्न जो पूरा करेगी वो ऑप्शन नंबर 3 आकृति पूरी करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो जो पोस्ट कार्ड होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है और ईमेल डिजिटल रूप में होता है। ऐसी पुस्तक होती है वो ऑफलाइन मोड में होती है, हार्ड कॉपी में होती है, और जबकि किंडल ये डिजिटल फॉर्म में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4, 7, 15, 41, 116 के बाद जो संख्या आएगी वो 345 आएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 345। क्वेश्चन नंबर 21, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न अंकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। शुक्र, ग्रह, चंद्रमा। तो शुक्र वो ग्रह के अंदर आता है, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं होता है, वो उपग्रह होता है। तो चंद्रमा का आरेख अलग हो जाएगा और शुक्र ग्रह के अंदर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, यदि स्पेस को 44 के रूप में कूटबद्ध और लेमन को 59 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो पोस्टर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 93। कैसे वो देख लेते हैं। जो स्पेस है वो 44 इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है कि स्पेस में एस है वो किस नंबर पे आता है अल्फाबेट में? 19 नंबर पे, पी 16 पे, ए 1 पे, सी 3 पे और ई 5 पे। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये 44 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही लेमन में एल 12 पे, ई 5 पे, एम 13 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 59 आ जाएगा। ऐसे ही हम पोस्टर के लिए करेंगे। पी पोस्टर में पी है वो 16 पे आता है, ओ 15 पे, एस
19 पे, टी 20 पे, ई 5 पे और आर 18 पे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 93। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आकृति आएगी वो ऑप्शन नंबर 2 वाली आएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, राहुल ने 1,50,000 की धनराशि वार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज पर एक प्राइवेट बैंक में निवेश की है। यदि ब्याज दर 15% वार्षिक है तो 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 48,375। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हमें धनराशि दी हुई है 1.5 लाख, दर दी हुई है 15% वार्षिक। हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो मूलधन हमको 1.5 लाख दिया हुआ है इंटू 1 प्लस दर हमको 15% दी हुई है बटे 100 की पावर समय हमको 2 वर्ष, तो पावर 2। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1,98,375 आ जाएगा, जो कि मिश्र धन है। तो मिश्र धन में जब हम मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ब्याज बराबर 1,98,375 माइनस 1.5 लाख बराबर 48,375, इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए निम्न अंकित कथनों को पढ़ें और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। तो पहला कथन है कोई पंचभुज अति परवलय नहीं है। तो दूसरा कथन है सभी अति परवलय चतुर्भुज है। तो जो सभी अति परवलय एच हैं वो चतुर्भुज के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो पंचभुज पी हैं वो अति परवलय नहीं है, तो पंचभुज सबसे अलग हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमारे रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया, 25 क्वेश्चन। अब हमारे मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये है। एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 570.24 पर बेचता तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 18.8%। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हमें अंकित मूल्य कितने दिया है? 660 रुपये। तो प्रश्नानुसार 20% छूट देने पर 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 660, 20% छूट दे दिए तो कितना बचा? 80/100 इंटू लाभ कितना है? 10%। तो हम 10% लाभ को हटा देंगे तो 100/110। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 480 रुपये। वस्तु को 570.24 रुपये पर बेचने पर लाभ कितना हो जाएगा? 570.24 माइनस 480 बराबर 90.24 रुपये लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे 90.24 अपन क्रय मूल्य पर निकलता है, तो अपन 480 इंटू 100 इक्वल टू 18.8%। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 50% अधिक कुशल है। अकेले बी को उस काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा? बी को 12 दिन का समय लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जानते हैं कार्य बराबर दक्षता इंटू समय या क्षमता इंटू समय होता है। अब हम माना कि ए द्वारा किए गए कार्य के लिए उसकी दक्षता 1 है, अर्थात कार्य कितना हो जाएगा? 1 इंटू 18। कितने दिन में कर रहा है, मतलब समय 18 दिन का। तो 1 इंटू 18 बराबर 18 कार्य आ गया। अब प्रश्न के अनुसार कार्य तो उतना ही रहेगा 18 बराबर। दक्षता हमने बढ़ा दी है। दक्षता कितनी कर दी है कि 50% अधिक दक्षता है बी की ए से। तो ए की कितनी 1 प्लस 50% अधिक ऐड कर देंगे तो 1/2 इंटू समय। तो 18 बराबर 3/2 इंटू समय। तो समय निकल के आ जाएगा 12 दिन। अतः बी को उस कार्य को करने के लिए 12 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया। यदि 1,40,000 मतों में 18% अमान्य मत हैं तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 22,960। वो कैसे, वो देख लेते हैं। कुल मत हैं 1,40,000, 18% अमान्य मत के बाद मान्य मत कितने बचे? 82%। तो मान्य मत कितने हो जाएंगे? 1,40,000 इंटू 82/100 बराबर 1,14,800। ये मान्य मत हो गए। ए के पक्ष में 80% वोटिंग हुई है तो उसके विरुद्ध में 20% होगी। तो एक के विरुद्ध 20% मत डाले गए, अर्थात 1,14,800 का 20% कितना हो जाएगा? 22,960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,960। जहाँ 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप एक आयताकार टैंक से जुड़ा है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। मान लीजिए कि उस पाइप से 5 किलोमीटर पर आवर की दर से पानी प्रवाहित हो रहा है। पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा? तो समय होगा 6 घंटे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना कि टंकी में पानी के स्तर को 21 सेंटीमीटर तक पहुंचने में लगा समय x घंटे है। तो पानी की प्रवाह दर कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो x घंटे में पाइप की लंबाई या x घंटे में जो पाइप की लेंथ है वो निकल के आ जाएगी। तो जितना प्रवाह होगा उतनी ही उसकी लेंथ मानी जाएगी या ऊंचाई मानी जाएगी। तो उसकी हो जाएगी 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x। इसको हम किलोमीटर को जो मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 x मीटर।
अब हमें बेलन जो कि पाइप होता है वो बेलन के आकार का होता है, उसका व्यास हमको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 = 7 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.07 मीटर। अब x घंटे में बेलनाकार पाइप के माध्यम से प्रवाहित होने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। पाई का मान 22/7 इंटू आर हमको दिया हुआ है 0.07 इंटू h हमने निकाला था 5000x, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 77x। अब टंकी में गिरने वाले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हमको जो दिया हुआ है जो वर्ग, अब टंकी में गिरने वाले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन जो कि हम आयत का जो हम आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा L × B × H, तो 50 इंटू 44 इंटू 21 सेंटीमीटर, जो कि हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 21/100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 462 मीटर क्यूब। लेकिन x घंटे में बेलनाकार पाइप के माध्यम से प्रवाहित होने वाले पानी का आयतन वो x घंटे में एक टंकी में गिरने वाले पानी का आयतन के इक्वल होगा, तो 77x बराबर हो जाएगा 462 के, x आ जाएगा 6 घंटे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 5, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत 45 हो तो पहली और दूसरी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो पहली और दूसरी संख्या का औसत होगा 27। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 27। कैसे वो देख लेते हैं, हमको दिया है 1:2:3। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 2x है और तीसरी संख्या 3x है, तो दूसरी व तीसरी संख्या का औसत क्या हो जाएगा, जो हमको दिया हुआ है 45, तो 2x + 3x/2 बराबर 45, 5x बराबर 90, x बराबर 18, तो संख्याएं क्या निकल के आ जाएंगे 18, 36 और 54। अब पहली और दूसरी संख्या का औसत हो जाएगा 18 + 36/2 = 27। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धातु के तार को मोड़कर 324 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया गया है। यदि वही तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त का आकार दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 14। वो कैसे वो देख लेते हैं, जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया है 324 मीटर स्क्वायर, जो कि a² बराबर 324 हो गया, तो भुजा कितनी निकल के आ गई 18। अब वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4a, तो 18 × 4 बराबर 72 मीटर। अब हम अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr/2 + 2r = πr + 2r, तो अर्धवृत्त की परिधि जो वर्ग का परिमाप के इक्वल होगा, तो परिधि πr + 2r बराबर 72। इसको तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 30% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ए और बी की संयुक्त आय में 34% की वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे वो देख लेते हैं, हम मान लेते हैं पहले बी की आय 100 है, तो ए की आय कितनी 50% अधिक है तो 150 हो जाएगी। ए की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो 150 × 130/100 बराबर 195, तो 30% वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई 195। इसी प्रकार बी की आय में 40% वृद्धि होती है, तो 100 × 140/100 = 140। तो संयुक्त पहले कितनी थी टोटल 100 + 150 = 250 थी, जो अब वृद्धि के बाद कितनी हो गई 195 + 140 बराबर 335। तो परसेंट वृद्धि निकालनी तो 335 - 250/250 × 100, तो ये आ जाएगा 34%। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 150 में से x% घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 में x% बढ़ाने पर आता है, तो 210 का x% 180 के x - 20% से कितना अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 94%। वो कैसे वो देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है कि 120 में से x% घटाया जाए, तो 120 - 120 का x% x/100 वो इक्वल होगा 40 में x% वृद्धि की जाए तो 40 + 40 × x/100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 50 आएगी, तो 210 का 50% कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब दूसरा जो प्रश्न के अनुसार 180 के x - 20% मतलब 50 - 20% कितना हो जाएगा 180 × 30/100 बराबर 54, तो कितना अधिक है 105 - 54 बराबर 51, तो 51/54 × 100 बराबर 94%। क्वेश्चन नंबर 9, एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें 30 किलोमीटर/आवर की चाल से प्रस्थान करती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वे बसें मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 किलोमीटर/आवर। वो कैसे वो देख लेते हैं, व्यक्ति की चाल x किलोमीटर/आवर है जो साइकिल से आ रहा है, आदमी द्वारा 6 मिनट में तय की गई दूरी बराबर बस द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी। तो प्रश्न के अनुसार x × 6/10 बराबर 30 × 2/60, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 10 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन नंबर 10, 12,000 की कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 20,736 हो जाती है। वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्षों में बढ़कर वो हो जाएगी 24,883.20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे वो देख लेते हैं, धनराशि हमको दी है 12,000,
मिश्रधन हमको दिया हुआ है 20,736, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। अब हम जानते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो मिश्रधन 20,736 बराबर 12,000 इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर 3। तो हम 20,736 के नीचे आ जाएगा, और जो इसका 12/10 का क्यूब बन जाएगा ये बराबर 1 प्लस आर बटे 100 का क्यूब। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आर बटे 100 किसके इक्वल हो जाएगा? 12/10। तो कैलकुलेशन करेंगे तो आर कितना आ जाएगा? 20%। तो 4 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा? 3 वर्षों में बढ़कर तो 20,736 हो गया। तो 1 वर्ष और इंक्रीज करना है, तो 20,736 इंटू 120/100 बराबर 24,883.20 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कुणाल से किसी संख्या का 5/6 गुणा बताने को कहा गया। उसने उसे 6/5 से गुणा कर दिया। उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561 अधिक था। वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1530। कैसे वो देख लेते हैं। माना वह संख्या x है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5/6 से मल्टीप्लाई करना, तो 5/6x। लेकिन उसने 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया x को, तो 6/5 x गलत हो गया। तो गलत में से सही को घटाएंगे तो इसका जो डिफरेंस है वो 561 के इक्वल है। तो 6/5x माइनस 5/6x बराबर 561। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1530। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई 9 संख्याओं की संख्या 72 से विभाज्य है तो 3x माइनस 4y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 आ जाएगा, क्योंकि जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 6 आएगी और y की निकल के आएगी वो 4 आएगी। तो x की 6 और y की जब 4 मान रखेंगे तो इनका जो 3x माइनस 4y है, तो 3x की जगह 6x की 6 रखेंगे तो 6 3 18 माइनस 4 y की जगह 4 रखेंगे 16। तो 18 माइनस 16 बराबर 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, एक वित्तदाता साधारण ब्याज पर धनराशि देने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर मूलधन की गणना करते समय ब्याज जोड़ लेता है। यदि वह 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होती है? तो ब्याज की प्रभावी दर होगी 21%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना कि राशि 100 है, तो 6 महीने के लिए दर क्या हो जाएगी? 20/2 बराबर 10%। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 100 × 10/100 बराबर 10। तो नई राशि में हम साधारण ब्याज जोड़ देते हैं 6 महीने बाद, तो 100 + 10 बराबर 110। अब नया साधारण ब्याज अगले 6 महीने क्या हो जाएगा? 110 × 10/100 बराबर 11। तो 11 हो गया। तो कुल राशि कितनी होगी? 110 + 11 बराबर 121। तो कुल ब्याज कितना हो गया? 121 - 100 बराबर 21। तो ब्याज परसेंट निकल के आ जाएगा 21/100 × 100 बराबर 21%। तो संयुक्त रूप से जो ब्याज आएगा वो आएगा 21%। क्वेश्चन नंबर 14, बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जिससे 2042 और 233 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 18 और 13 प्राप्त होता है? तो वो संख्या होगी 44। 44 का भाग जब हम 2042 में देंगे तो शेषफल 18 प्राप्त होगा, और 233 में जब हम 44 का भाग देंगे तो 13 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 44। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 1.2:y = 4.8:7.2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 1.8। कैसे, वो देख लेते हैं। 1.2:y का मतलब होता है 1.2/y बराबर 4.8/7.2। तो y बराबर हो जाएगा 1.2 × 7.2/4.8। तो y का मान आ जाएगा 8.8। अब हम सेक्शन डी की बात कर लेते हैं, जो कंप्यूटर का है, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष बिंदु पर एक नाम असाइन करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बुकमार्क। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है? तो मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर 3 ढोलक A5। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काउंट। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो क्विक प्रिंट नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी जूम, पेज सेटअप और प्रिंट, ये तीनों ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्कबुक को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्कशीट का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 6, MS वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .docs। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संचार। क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो ईमेल के संदर्भ में ऑप्शन नंबर थर्ड असत्य है। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम शामिल होता है, जबकि पहले भाग में यूजर नेम शामिल होता है। @ के बाद दूसरे भाग में डोमेन नाम शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज सेट की जा सकती है? तो अधिकतम 1638 सेट की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? तो @ दो भागों को डिवाइड करता है ईमेल के, एक यूजर नेम, एक डोमेन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 @ इसकी PDF आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और जल्दी इसकी जो 28 तारीख की इवनिंग वाली शिफ्ट का है उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। 100 लाइक्स होते ही जल्दी से इवनिंग वाली शिफ्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसका टारगेट 100 लाइक्स करते हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिससे मैं मोटिवेट रहूँ और आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ।